हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी कैराना में। आज हम लेकर आए हैं मैराथन फिजिक्स की। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12th में 2026 में कल बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, इसे पूरी वीडियो को देखेगा। आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर इसको आ जाएंगे। आपको इसमें से बहुत सारे डेरिवेशंस, ठीक है ना, बहुत सारी डेफिनेशन, सारी जो कि तो आपको जो है इसी वीडियो में से मिल जाएगी। तो मेरा आपको जो है सुझाव है कि ये वीडियो आप बिल्कुल भी छोड़कर स्किप करके मत जाइएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, टॉपिक किस तरीके से होगा, डिस्कशन पूरा कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके, भला हो सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं। टाइम को हमारे पास ज्यादा नहीं है तो वेस्ट नहीं करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन में नहीं देता हूं तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाला। कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके साइज को छोटा या बड़ा करे बिना आप उसमें करंट के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी डिवाइस होती है। अब यहाँ पर देखो, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, यहाँ पर देखो तीन कैपेसिटर C1 C2 C3, जिनमें चार्ज एक जैसा है Q Q Q, और उनकी जो वोल्टेज है वो अलग है V1 V2 V3। ठीक है, आप देखेगा यहाँ पर कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो प्लेटें होती है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती है। अगर आप एक प्लेट को यहां से चार्ज देंगे तो दूसरी प्लेट में यहाँ, फिर यहाँ इससे चार्ज जाता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं सबसे पहले टोटल पोटेंशियल अगर निकाल लूं तो V नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा पहला पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल, तीसरा पोटेंशियल, आगे भी जितने होते हैं सबके पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहाँ पर हम Vn की जगह पे रखेंगे Q अपॉन Cn, क्योंकि C सब में अलग अलग है। और इज इक्वल टू V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, V2 का हो जाएगा Q अपॉन C2, V3 का हो जाएगा Q अपॉन C3, और अगर आगे भी होते हैं तो एंड सॉम। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो सब में कॉमन क्या है, Q कॉमन है तो Q को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, उसे ब्रैकेट में कर लेंगे। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये वाला Q गया, तो जाने के बाद में यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ठीक है, एक डेरिवेशन तो ये हो गई आपकी। दूसरी देखिएगा, सेकेंड डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको करके जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, देखो डाइपोल क्या होता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना व्हाट इज डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है डाइपोल जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर इनका ओरिजिन सेंटर O है और O से ऊपर यानी कि A से, ठीक है ना, ये हो गया वर्टिकल वे में। वर्टिकल वे में R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P रखा हुआ है। सॉरी, इस पॉइंट बी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर देखो E निकालना है। तो इस वाले प्लस के चार्ज से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है E प्लस का Q। इस वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो जो जनरेट हो रहा है E माइनस का Q। एक से प्लस का Q और एक से कौन सा हो रहा है भैया, माइनस का Q। और दोनों एक एंगल्स बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, थीटा थीटा या कोस थीटा एंगल यहाँ पर बना रहे होंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखनी होगी तो हम जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे। ठीक है ना, जैसे ये R हो गया, ये हो गया, तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। ठीक, क्योंकि ट्राइंगल से बन गया तो दोनों डिस्टेंस ये और ये सेम ही रहेगी। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है तो हम आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप पूरे डेरिवेशन को यहाँ पर कंप्लीटली देख लेगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, सबसे पहले E Q इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव और ये निगेटिव, दोनों कोस थीटा ले, दोनों को जोड़ दे तो 2E कोस थीटा आ गया 2। अब यहाँ पर E की वैल्यू रख दी, E की वैल्यू क्या है, K Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और उसके बाद में कोस थीटा जो का तो आ गया है। फिर कोस थीटा की वैल्यू होती है A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दे और यहाँ पर 2QA की जगह पर रख देंगे आप P, तो ये आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3 की पावर बाई 2। अगर डाइपोल छोटा है यानी कि A की वैल्यू से ज्यादा है R की वैल्यू, तो वहां पर A खत्म हो जाएगा, ओनली रह जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। यहीं पर आप अपना आंसर छोड़ के आ सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट, यहाँ पर देखो चार्ज जो है ना, चार्ज की थोड़ी सी प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, खत्म नहीं होता चार्ज। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जरूर आता है, Q इज इक्वल टू N, इसको ध्यान रखना है आपको। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम विल बी मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी चीज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा निकलकर। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है आपका, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, कूलम्ब्स लॉ कहता है मान लीजिए यहाँ पर दो चार्ज है, एक Q1 एक Q2, दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स होगा। फोर्स क्या होगा हमें नहीं पता, फोर्स कितना होगा हमें नहीं पता।
ये कहता है कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, Q1 Q2, इक्वेशन बना दो एक। दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है R, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और स्क्वायर के, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन 1 और 2 बन गया। दोनों को एक साथ रख देंगे तो हो जाएगा Q1 Q2/r²। यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K। ये आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया, पूरा पेपर यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा ये वाला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर की गई है इन ए कैपेसिटर में। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर मैंने आपको बताया था एक ऐसी सिस्टम या डिवाइस होती है जिसमें दो प्लेटें हमने सामने रखी रहती है, बिल्कुल ठीक है ना, दोनों पे हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, यानी कि V इज इक्वल टू W/Q भी होता है, तो यहाँ पर हम V की जगह पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं W/Q की, ठीक है। तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर V की वैल्यू Q/C इंटू में dQ जुगत हुए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से Q निकालता तो Q इज इक्वल टू CV होता है, चूंकि Q इज इक्वल टू CV होता है और V इज इक्वल टू होता है Q/C। उसके बाद में इस साइड का भी इस साइड का भी इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से 0 से Q तक जा रहा है, Q/C, आगे dQ है आपका जुगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में W इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ओनली W रह जाएगा, W इज इक्वल टू C को बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1/C, ब्रैकेट में रह जाएगा ओनली Q, Q की मल्टीप्लाई करके Q² और अपॉन में नीचे रह जाएगा 2, तो Q² अपॉन में 2। फिर हम लिखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको 2 को बाहर निकाल लेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2C, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट Q है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये रहने देंगे, यहाँ पर Q² रह जाएगा, Q² की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू, क्योंकि U का होता है W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। उसके बाद में Q² यहाँ और अपॉन में C, Q² अपॉन C। अब यहाँ पर Q की वैल्यू रख सकते हैं, अब Q की वैल्यू कितनी होती है CV, तो Q इज इक्वल टू CV, तो CV का स्क्वायर हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू हाफ CV² अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, जब एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ CV², हाफ CV²। इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में भी बता चुका हूं आपको। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है, सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें दो चार्ज, अपोजिट चार्ज, एक प्लस का एक माइनस का, एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर लगे रहते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का जो सिस्टम होता है जो एक सेपरेट डिस्टेंस पर रहते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस Q माइनस Q के बीच में डिस्टेंस है 2 है या 2L, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की पावर कितनी है, तो पावर को निकालने के लिए P से नोट करते हैं मोमेंट को, आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो डायपोल में से, और चार्ज के बीच की डिस्टेंस ले लो। तो आपने चार्ज और चार्ज के बीच की डिस्टेंस, चार्ज Q, डिस्टेंस 2 है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2 है, ऐसा यूनिट होती है कूलम मीटर, वेक्टर फॉर्म इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका डायपोल रखा हुआ है, डायपोल से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P रखा हुआ है, इस पॉइंट P पे आपको E फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस देखेगा R प्लस है, क्योंकि यहाँ तक की R थी, इधर में और जुड़ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की देखेंगे तो यहाँ तक R था, R में से ये वाला हिस्सा घट जाएगा, माइनस का A हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस आ गई एक प्लस Q की वजह से, तो K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, ध्यान रखना। Q अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस में है तो माइनस में Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, दैट्स इट। देन उसके बाद में टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना होता है भैया, टॉर्क देखें, टॉर्क लगने वाला फोर्स, मान लीजिए यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, ये सारी लाइन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह, ऊपर नीचे लगा हुआ है। इसमें आपने ऐसे करके एक डायपोल रखा, जैसे आप ऐसे डायपोल रखोगे तो इधर से ये इसको यूं खींचेगा और इधर से इस पे यूं फोर्स लगेगा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा जिससे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, घूम जाएगा। तो जो फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो ये जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि प्लस का फोर्स माइनस का फोर्स बराबर है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। अब टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू होगा, कोई भी एक फोर्स ले लो और फोर्स के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर एंगल था थीटा, डिस्टेंस है 2 है, तो टोटल हो जाएगा 2a sin थीटा, डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एंगल है थीटा, डिस्टेंस है 2 है, दोनों को मिलाकर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2a sin थीटा, एंगल थीटा भी आ जाएगा। तो फोर्स लिया आपने, फोर्स है भैया Q इधर को लग रहा है, Q इधर को लग रहा है, फोर्स QE और डिस्टेंस है 2a sin थीटा।
आप यहाँ पर 2a और q की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को एक साथ रख लेंगे, 2a q, e को बाहर निकाल लेंगे तो q इंटू 2a, क्योंकि q इंटू 2a इज इक्वल टू होता है p के, तो इसकी जगह पर p, e का e, साइन थीटा का साइन थीटा आ गया आपका, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो साइन थीटा हट जाएगा, या अगर मान लो 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तब आपका एक फॉर्मूला याद आएगा, टो इज इक्वल टू p इंटू ए, p इंटू ई। और केस भी देख सकते हैं आप टोर के यहाँ पर थोड़ा से केस, थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री होगा तो टो की वैल्यू भी 0 होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो टो इज इक्वल टू p मैक्सिमम होगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो टो की वैल्यू 0 होगी। तो नासिर एकेडमी कैराना में अगला टॉपिक जो आ गया है आपका वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, मोस्ट जितना आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करना चाहे उतना कर लीजिए। वैसे तो हमने यहाँ पर सारे ही टॉपिक वे लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, ठीक है, रिलेटेड है, जिनकी संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा है, वे टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जैसा मान लीजिए इसी पूरा एक आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक है ना, इस पे रेडियस r है, इस पे चार्ज प्लस का q है, ठीक है ना, तो v का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0, k की वैल्यू, q इस पे चार्ज है और डिस्टेंस है सी कितनी भाई r, q अपॉन r, यानी कि इस तरीके से रख सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर मैं इसको उधर लेके चला जाऊँ, ये पूरा पोर्शन ना ऐसे लेके चला जाऊँ, यूं घुमा दूं, ठीक है ना, v को यहाँ लेके आ जाऊँ और इसको इधर लेके आ जाऊँ, तो v इधर आ जाएगा तो q अपॉन v हो जाएगा, और ये 4πε0r इधर आ जाएगा, 4πε0r, ठीक है। अब यहाँ पे q अपॉन v जो है भैया आपका, अब क्योंकि देखो q इज इक्वल टू किसके भी होता था, cv के भी होता था, ठीक है, और q अपॉन v इज इक्वल टू किसके होता है, c के। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 भी आ गई आपके पास और इक्वेशन 2 भी आ गई आपके पास। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को एक साथ रखेंगे, जब दोनों को एक साथ रखेंगे तो हमें निकालना है c इज इक्वल टू 4πε0r, यानी कि q अपॉन v से q अपॉन v हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर c इज इक्वल टू क्यू वी है, यहाँ भी क्यू वी है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, q अपॉन v इसके भी इक्वल हो सकता है और q अपॉन v इसके भी इक्वल हो सकता है c के, तो c इज इक्वल टू 4πε0r के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। बस यहीं तक के रहने देंगे इसको। सिंबल देख सकते हैं आप इनके कैपेसिटेंस के, फिक्स कैपेसिटेंस का सिंबल ये होता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस का सिंबल ये होता है, एमसीक्यू बन जाते हैं यहाँ से, तो इन्हें बहुत ध्यान से देखना है, जहां भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, इन्हें ध्यान से देखना, एक नंबर फ्री में बना के जाएगा आपका। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट क्या क्या होता है, इसमें 2 प्लेट होती है, आमने सामने रखी होती है, बीच में स्लैब होती है, स्लैब कांच की हो सकती है, ठीक है, नहीं ग्लास की स्लैब हो सकती है। तो यहाँ पर देखना आपको कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज इक्वल टू जितना इस पर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन इसके बीच में जो आपने जो है परमिटिविटी भरी हुई है, ठीक है ना, इसके बीच में जो परमिटिविटी भरी हुई है वो है एप्सिलॉन नॉट। स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई एस, ये था देखो कैपेसिटर का, अब ये जो स्लैब लगाई है आपने बीच में, इसका हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और नेट अगर आप देखोगे यानी कि इसमें नेट पोटेंशियल देखेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जी है, और मान लो ये टी मोटाई की है, इसकी लेंथ टी है, तो वो घटा देंगे और प्लस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना, इनटू में टी हो जाएगा, ठीक है। फिर वी नेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी आ जाएगा, और वी नेट निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे और इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी वाले में, ठीक है ना। सी फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू की, फिर वी की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा और सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 है अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं हम यहाँ पर परमिटिविटी देख सकते हैं, बस आप एक ये टॉपिक आता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसे एप्सिलॉन से नोट करते हैं, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसे एप्सिलॉन नॉट से नोट करते हैं। अगर दोनों का रेशियो रख ले हम तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है हमारी निकल कर, ठीक है। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रीजन अराउंड चार्ज अप टू विच इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्ज, यानी कि मान लो एक चार्ज है, ये रहा सोर्स चार्ज, इसके पास तुम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाओगे तो ये एक फोर्स फील करेगा, ये जो टेस्ट चार्ज है ना, एक इस पे फोर्स लगेगा, एक इसको धक्का लगेगा, तो जिस साइड में ये फोर्स फील कर रहा होगा तो ये फोर्स फील कर रहा होगा इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स फील कर रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है पर यूनिट एरिया में ये होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना, कि कितना फोर्स लग रहा है चार्ज पर, तो फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, कितना फोर्स लग रहा है कितने चार्ज पर, समझ गए। तो जितना फोर्स लग रहा है चार्ज पर उसको बोलते हैं हम आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहे तो देख ले, बस इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, सी इज इक्वल टू ए अपॉन एप्सिलॉन 0
अपॉन में क्या है डी। पैरेलल यानी कि दो प्लेटें आमने सामने रखी हुई है, पहले वाले की मान लो वैल्यू इतनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरे वाले की भी सेम है, और दोनों को निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी भी होती है वी अपॉन डी, यानी कि पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, और इस फॉर्मूले से यानी कि डीवी अपॉन डीएक्स वाले फॉर्मूले से रख सकते हैं। दोनों को इक्वेशन एक को दो को बराबर रख लेंगे। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है, तो यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर क्यू अपॉन ए रख लेंगे, वी की वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है ना, क्यू अपॉन सी इंटू वी की वैल्यू क्यू अपॉन सी होता है ना, क्यू अपॉन डी, क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ सी इधर लेके आ जाएंगे, ए एप्सिलॉन 0 ऊपर और डी रह जाएगा आपका नीचे। तो ये फॉर्मूला है इसका। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे से रखे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस C1 C2 C3, चार्ज Q1 Q2 Q3, और इनके पोटेंशियल जो है सेम रहते हैं। नेट चार्ज निकाल लेंगे, यहाँ पर सारे चार्जेस को जोड़ देंगे, चार्ज की वैल्यू Q इक्वल टू CV होती है, तो यहाँ पर C1V C2V C3V आ जाएगा। यहाँ से V कॉमन है तो V को यहाँ लेके यहाँ पे बाहर रख देंगे, ठीक है ना, और C1 C2 C3 अंदर आ जाएगा। V से ये वाला V कट जाएगा तो ओनली C नेट बचेगा, C1 C2 C3 का सम हो जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल में आ गया। फिर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट्स चार्ज, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जो है क्या देखनी है, पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है मैंने अभी बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, तो ऐसे एक फोर्स फील करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बस इसका आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, W इज इक्वल टू PE, और एक इसमें दो एंगल बनेंगे, एक पे पहले रखा हुआ था और दूसरे पे ये जाने की कोशिश करेगा, तो cos θ1 माइनस cos θ2, यानी कि पहले एंगल पे होगा और दूसरे पे जाने की कोशिश करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले एक्सियल पॉइंट पे फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्सियल पॉइंट पे देख लेंगे, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, इसके ओरिजिन O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P रखा हुआ है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है V। पॉजिटिव की वजह से मान लो इतना निकला, निगेटिव की वजह से इतना निकला, डिस्टेंस हम पहले वाले फॉर्मेट से निकाल लेंगे, फिर एक्सेल पे दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद में प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, उसके बाद में जो कॉमन है वो बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में इनका एलसीएम लेने के बाद में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बचेगा आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, V एक्सेल इज इक्वल टू माइनस KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। देन इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल में बहुत आसान है। इक्वेटोरियल में देखो ऐसे R डिस्टेंस होगी, अब की बार में जो है ना कौन सी डायरेक्शन हो गई है, एक ओरिजेंटल वे में होता था और एक वर्टिकल वे में होता था, ठीक है ना, तो वर्टिकल में हो गया, ठीक है। R डिस्टेंस से कोई पॉइंट पे रखा हुआ है जहाँ पे पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, प्लस की वजह से इतना और माइनस की वजह से इतना, अब दोनों बराबर है लेकिन दोनों क्या है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर है, डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है यहाँ के, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और टोटल पोटेंशियल कितना रह जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा ओनली, DW इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन X स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू में DX भी है, ओके। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, हाँ ये देख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलता है, डिफरेंस बिटवीन ए मीटर एंड वोल्टमीटर, पहले ये देख लेंगे ए मीटर वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है। ए मीटर आई को मेजर करता है यानी कि करंट को, वोल्टमीटर वी यानी कि पोटेंशियल को मेजर करता है। ये सीरीज फॉर्म में लग के बनता है, ये पैरेलल फॉर्म में लग के बनता है। इसमें आर की वैल्यू कम होती है, यहाँ पर आर की वैल्यू ज्यादा होती है, ये आइडियल होता है, ये आइडियल वोल्टमीटर, ये आइडियल ए मीटर होता है, ये आइडियल वोल्टमीटर होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू 0 और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है, ठीक है। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, तो यहाँ पर जो है ना एक क्या लगा दिया है, देखो ये सीरीज फॉर्म में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना, आई रेंज ऑफ करंट, आर जी यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड आई जी है मैक्सिमम करंट मेजर्ड बाय कैपिटल जी। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये गैल्वेनोमीटर था, इसको वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके सीरीज फॉर्म में आप एक शंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, शंट। शंट बेसिकली क्या है, हाई रेजिस्टेंस वायर, क्या है, हाई रेजिस्टेंस वायर, ज्यादा रेजिस्टेंस का वायर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल ऐसे चक्कर काटेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे लोरेंज फोर्स भी कहते हैं। F इजिकल टू हो जाएगा QVB, एंगल बनेगा तो QVB साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री पे हो, तो तब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू भी 0 और 180 की वैल्यू भी 0, साइन 180 की, तो 0 की किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो अगर ये बिल्कुल जो है ना, या तो 0 डिग्री के एंगल पे जा रहा हो, कोई एंगल ही ना बना रहा हो, चार्ज पार्टिकल जो उसके अंदर को भाग रहा है बी के अंदर को, या बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पे अपोजिट आ रहा हो, तब कोई इसमें फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। बायोट-सेवर्ट का लॉ देख सकते हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ वैसे ही ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट है। ओस्टर्ड ने बताया था कि अगर तुम किसी सर्किट के अंदर करंट प्रोवाइड कराते हो और उसके पास आप एक मैग्नेटिक नीडल रख देते हो, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करने लगती है, इधर उधर घूमने लगती है। ठीक है ना। बायोट-सेवर्ट का लॉ 100% पेपर में आना है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लो यहाँ पर एक एल लेंथ का वायर है, उसके छोटे से एरिया की हम डीएल लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, डीएल लेंथ मान लेते हैं, और उसके बाद में आप देख लेते हैं यहाँ पर इससे थीटा कोण बनाते हुए आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या रखा हुआ है, पी रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है फोर्स देखना है, क्या देखना है, फोर्स देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखना है यहाँ पर कितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला पॉइंट क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसमें जितना करंट जा रहा होगा ना वायर के, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फिर दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसकी वायर की जो लेंथ होगी उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, एंगल साइन थीटा था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस 1/r²। 1 2 3 चारों इक्वेशन बन गई है, चारों इक्वेशन को एक साथ रख देंगे, चारों इक्वेशन को क्या रख देंगे, एक साथ। देखो यहाँ पर अगर हम चारों इक्वेशन को एक साथ रखें तो एक इक्वेशन आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। सपोज दैट इफ वी पुट दीस इक्वेशंस टुगेदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी इक्वेशन डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थी, जैसा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था, ठीक है ना, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ये लेंथ के आई डीएल, एंगल के साइन थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में थी किसके, r² के। तो ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा आपको, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, दिस इज द, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया ना। चारों इक्वेशन को रखने के बाद ये फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देगा। आगे देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पियर सर्कुटल लॉ, इसकी थ्योरी देखिएगा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग क्लोज लूप इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स पासिंग थ्रू द लूप प्रोडक्ट विद म्यू जीरो, प्रोडक्ट विद म्यू जीरो। यानी कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड, किसी वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो वायर की लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी वैल्यू जो है किसकी इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई, यानी कि जितना करंट जा रहा होगा उसमें उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, म्यू नॉट से कर देंगे। दूसरी डेफिनेशन भी है, आप ये वाली डेफिनेशन में याद कर सकते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग द सरफेस। दोनों में से एक, ये वाली आसान लग रही है तो ये वाली कर लेना, ठीक है ना, और ये आएगा जरूर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, प्रूफ भी देख सकते हैं आप इसका, एम्पियर सर्कुलर लॉ का करके भी दिखाना आपको। जैसा बी डी एल इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बी डी एल कोस थीटा। यहाँ पर ये वायर है, मान लो वायर के चारों तरफ को आपने सर्कुलर लूप मान लिया है, और इसकी रेडियस आर मान ली, और लूप की रेडियस मान ली, लूप की लेंथ मान ली डीएल छोटी सी, ठीक है ना, करंट जा रहा है इसमें आई। तो यहाँ पे बी को बाहर निकाल देंगे, पूरे वायर का जो है ना इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, डीएल आगे कोस 0, फिर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर बी इंटू में डीएल ले जाएगा। डीएल मतलब यहाँ पर क्या है, सर्कल है, सर्कल की जो वैल्यू होती है 2 पाई आर, तो यहाँ पर डीएल की जगह पे 2 पाई आर आ जाएगा, बी की वैल्यू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो बी इंटू डीएल इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पर म्यू 0 आई। यही आपका जो है एम्पियर सर्कुटल्स लॉ है। ठीक है, दिस इज द प्रूफ, क्लियर है। अब उसके बाद में जो है यहाँ पर किरचॉफ के लॉ देखेंगे, किरचॉफ का दूसरा लॉ देखेंगे, मोस्ट 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 कितना भी लगा लीजिए वो इंपॉर्टेंट है। तो किरचॉफ का लॉ क्या कहता है, किस तरीके से है, टोटल फॉर्मेट आपको देखना है, ठीक है ना। और ये वीडियो क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। मैराथन है, मुझे पता है वीडियो लगभग आधे घंटे के आसपास की हो गई होगी, आप थक गए होंगे, बट थोड़ा सा और हिम्मत और जज्बा रखिए, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है, लूप लॉ भी बोलते हैं इसको, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल गेन फॉर ए लूप। यानी कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसी लूप से जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल उसमें आएगा, जितना जाएगा उतना ही आएगा, ठीक है।
मान लो यहाँ से आई आर करंट जा रहा है, तो यहाँ से वापस आई आर आ भी रहा है, तो आई आर एक पॉजिटिव में और एक इसमें निगेटिव में। इस बैटरी से मान लो इधर को जा रहा है तो इससे इधर को आर, प्लस माइनस दोनों इक्वल हो रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, ये आई आर वन प्लस आई आर टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई वन प्लस ई टू। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की पावर निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर P Q R S, इसकी बैलेंस स्टेट होती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये होती है, ठीक है। इसमें बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है आपने, इसके दोनों कोने एक बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है ना, V वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें मान लो, देखो मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में करता हूं, बहुत बड़ा नहीं करते, बिल्कुल शॉर्ट में छोटा सा करके मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। जस्ट गिव मी अ मिनट, व्हाट इज दिस, अब ठीक रहेगा शायद। गिव मी ओनली 1 मिनट, कैन यू प्लीज ओके पास माय फोन। सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें इसमें तो इसमें करंट कौन कौन से करंट कहां पर जा रहे थे, ठीक है ना। I1 करंट जा रहा था किसमें, जैसे मैं खुद यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ पहले छोटा सा, ठीक है, खुद ही डायग्राम बना लेते हैं। प्लस माइनस की बैटरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये P Q R S, ठीक है। यहाँ से I करंट चल रहा है और यहाँ से करंट बढ़ जाएगा, यहाँ पर I1 हो जाएगा और यहाँ पर जाते जाते कितना हो जाएगा I2, फिर यहाँ पर I1 जाएगा और यहाँ पर कितना जाएगा I2 जाएगा, ऐसे जाएगा ना करंट। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी इक्वेशन बना लेंगे, ये बैटरी है यहाँ पर, ठीक है, इसकी इक्वेशन बना लेंगे। जैसा पहली इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर I1 करंट किस में जा रहा है, I1 P में जा रहा है, I1 P इजिकल टू देख लेंगे यहाँ पर I1 P में जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला है P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S, ये प्रूव करना होता है I1 P। फिर I2 देख लें किस में जा रहा है, I2 जा रहा है किसमें R में, तो I2 R। फिर उसके बाद में दूसरी इक्वेशन बना लेंगे नंबर 2, I1 किस में जा रहा है Q में, तो I1 Q इजिकल टू I2 किस में जा रहा है, S में जा रहा है, तो I2 S। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको एक साथ रख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन एक को 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड करने का मतलब ये होता है ऐसे डिवाइड करो तो बस यहीं कहीं, तो डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर आपका P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S, इसकी बैलेंस स्टेट बचेगी। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज और इसकी बैलेंस स्टेट। या तो आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस के थ्रू सीख लीजिए, या फिर ये बिल्कुल आप आसान तरीका जो मैंने यहाँ पर आपको बताया इस तरीके से आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट देखना है कि करंट कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, उनकी इक्वेशन बना लेनी है और बना के फिर उसे डिवाइड कर देना है। मैंने तो यहाँ पे एक ही स्टेप में कर दिया, आपको 2 में करना है, ये अलग उतारना है फिर से, समझ गए ना, मतलब फिर से उतार के जब काट के दिखाना है, वहीं पहली इक्वेशन में मत काट देना, ठीक है, नहीं बोर्ड में तो बहुत जगह है। आगे चलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, हमने सेकंड लॉ की बात कर ली थी, पहला लॉ है। पहला लॉ क्या है आपका, जंक्शन लॉ भी कहते हैं इसको, फर्स्ट लॉ को। ये इन एन सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती कि किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन जहां भी जोड़ होगा ना, जॉइंट पर जोड़ पे जो टोटल करंट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, 0 होगी। तो मान लीजिए यहां पर देखो ये वायर है 5, 2 वायर इसमें आ रहे हैं और 3 वायर इससे जा रहे हैं, तो 2 वायर I1 I2 आया और इससे इतने वायर ये गए, तो I1 I2 की वैल्यू जितनी होगी मिलकर उतनी ही वैल्यू होगी मिलकर I3 I4 I5 की, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी जितना करंट आया उतना करंट चला गया। तो यहाँ पर करंट क्या बचेगा बीच में, 0, या फिर इसको समीशन I इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, बस फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, पावर किसी चीज की एक तरीके से ये होती है वर्क करने की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू वर्क डन बाय एन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी सर्किट के द्वारा वर्क करने की जो क्षमता है
उसी को हम पावर बोलते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो W की वैल्यू ऐसा यूनिट होती है जूल और T की होती है सेकंड, तो आंसर हो जूल पर सेकंड। फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो क्या करता है कि करंट जैसा मान लो इस डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में लगेगा, करंट को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए लगेगा। इसमें रेजिस्टेंस देखना है आपको सीरीज फॉर्म में। मान लो यहाँ पर एक वायर में 3 रेजिस्टेंस सीरीज फॉर्म में लगे, R1 R2 R3। करंट तो एक ही जैसा जा रहा होगा उनमें I, वहां पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे R1 R2 R3, और वोल्टेज भी चेंज हो जाएंगे V1 V2 V3। ठीक है, टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे हम, तो V1 V2 V3 को जोड़ देंगे, और ओम्स के लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पर V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3 और VN की जगह पे IRN। तो इज इक्वल टू यहाँ पर I कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर ब्रैकेट में ये बचेगा, I से I कट जाएगा, RN बचेगा और आगे ये बच जाएंगे। क्लियर, सीरीज फॉर्म में। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, आमने सामने रखेंगे इसे R1 R2 R3, यहां से आई जाएगा, अब की बार में I 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, I1 I2 I3, V सेम रहेगा तीनों में। तो जहां पर 3 चीज अलग हो जाएगी उन्हीं को प्लस करेंगे, जैसे वहां पर वोल्टेज अलग हो गया तो उसको नेट करा था, यहाँ पर करंट अलग हो गया तो उसको नेट करेंगे, करंट को नेट करेंगे I नेट I1 I2 I3, फिर I की वैल्यू V अपॉन R ओम्स लॉ से, तो जैसे IN की जगह पे V अपॉन RN और I1 की जगह पे V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V कॉमन है बाहर निकाल लेंगे, जो बचा उसे ब्रैकेट में ले लेंगे, V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 का सम हो जाएगा। मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक सर्किट का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है मोबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा या इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड, वो मोबिलिटी होती है। तो मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी, तो इसका रिलेशन देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है इसका, VT इज इक्वल टू म्यू नॉट E इंटू E। याद रखिए बेटा इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त। ठीक है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाता है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, पहले तो ओम्स लॉ ही पता कर लेते हैं। V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है ना, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना पोटेंशियल होगा उतना ही करंट होगा, जितना करंट होगा उतना ही पोटेंशियल होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है R, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ओमिक सब्सटेंस के लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ओमिक सब्सटेंस वाला, ओमिक सब्सटेंस विच फॉलोज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जैसे I बढ़ता है वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता है। ये रहा सीधा ग्राफ चलेगा, लीनियर ग्राफ। ठीक है, नॉन ओमिक सब्सटेंस क्या होगा, विच डोंट फॉलो ओम्स लॉ, जैसा पीएन जंक्शन में होता है, तो इसमें इस तरीके का V और I के बीच में ग्राफ ये बनता है, निगेटिव पॉजिटिव। क्या बनता है, निगेटिव पॉजिटिव। लास्ट ईयर ये आया हुआ क्वेश्चन था एमसीक्यू में, 4 ग्राफ दे रखे थे जिनमें से नॉन ओमिक पूछ रखा था, यानी कि ये वाला ग्राफ आंसर ठीक था उसमें। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर में। फिर कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। फिर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। फिर कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर जिनमें रेजिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज्यादा। इंसुलेटर क्या होता है, जिनमें रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, कंडक्टिविटी बहुत कम। मैकेनिज्म क्या है भैया, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय विच चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड अपोजिट टर्मिनल, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट टर्मिनल की तरफ को ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इनके बीच में जो टक्कर होनी है, उस टक्कर के बीच का जो समय है, ये टक्कर, ये मान लो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ये मान लो, एक इलेक्ट्रॉन ये मान लो, इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा ना, इनके बीच का ये जो गैप है, ये टक्कर लगेगी, ये पीछे वाला आके टकराएगा, ये टक्कर का जो समय है ना, इस समय को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम। इसे टो से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, टो से। ध्यान रखना है, इसकी बहुत ज्यादा मांग है इसकी बोर्ड में। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ऑब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की ऑब्सेंस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप करके आना पेपर में इसको, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जितना करंट उतनी ड्रिफ्ट, जितना करंट उतनी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और करंट की वैल्यू जो है ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू Q अपॉन T होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रख दूं, यहाँ पर I इज इक्वल टू NaL इंटू E अपॉन में क्या हो जाएगा T, उसके बाद में I इज इक्वल टू EN
ए, इसको हम वैल्यू अलग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एल अपॉन टी को अलग रख लेते हैं। एल अपॉन टी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर रख देंगे आई इज इक्वल टू माइनस साइन जुगा तो ई एन जुगा तो ए जुगा तो और एल अपॉन टी की जगह पे क्या आ जाएगा वीडी। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ करंट, कितनी क्वांटिटी है। जे से नोट करते हैं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, कितने एरिया में कितना करंट दिया। मान लो इतना मोटा एक वायर है, एक वायर इतना मोटा है, ठीक है, इससे इतना मोटा वायर है, इतना मान लो इतना मोटा वायर है, एक इतना मोटा, तो अब इसमें भी करंट पास हो रहा है, इसमें भी करंट पास हो रहा है। अब एरिया किसका ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया क्या है, कम है। जिसका देखो यहां पर जो करंट डेंसिटी है वो एरिया के इनवर्स है, उल्टी है, तो यानी कि इसका एरिया कम है, इसमें डेंसिटी ज्यादा जाएगी। इसका एरिया ज्यादा है, इसमें डेंसिटी करंट की कम जाएगी। समझ गए? हाँ, तो ये इस तरीके से डिपेंड करते हैं, करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड करती है, सीधी सी बात, ठीक है। जैसा ये एरिया का वायर है, इसमें आई करंट जा रहा है। करंट डेंसिटी फॉर द केस ऑफ करंट, ठीक है ना, पासिंग एट सर्टेन एंगल्स, कुछ एंगल्स पे अगर करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, जैसे J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा, अगर मैं यहाँ से आई निकालूंगा तो आई इज इक्वल टू जे कोस थीटा हो जाएगा। और अगर मान लो कोस 0 डिग्री पे बनता है, ठीक है ना, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। ओम्स लॉ ऊपर आना चाहिए था, यहाँ पर आ रहा है ओम्स लॉ, तो मैंने बता दिया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, साइन हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देगा तो एक रेजिस्टेंस R आ जाता है, और या फिर यहाँ से आई इज इक्वल टू वी आर भी हो जाता है, ठीक है ना। R रेजिस्टेंस है, यहाँ पर R की वैल्यू होती है V अपॉन आई, ठीक है ना, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम, ठीक है। फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, एक तो लेंथ, लेंथ के आर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद में एरिया, एरिया के इनवर्स होता है तो 1 अपॉन ए, उसके बाद में दोनों कंबाइन करते हैं तो एल अपॉन ए आ जाता है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो रो एक रेजिस्टिविटी कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो यही है इसका ओम मीटर, इसका आंसर है। दो इसके ग्राफ है, ध्यान रख लीजिएगा, एक ये है ग्राफ और एक ये है ग्राफ, ठीक है ना, तो बोथ आर द ग्राफ्स, ठीक है। कभी कभी पेपर में उल्टा देता है, होता है इस तरीके से वी आई, ये स्लोप ग्राफ इस तरीके से होता है पॉजिटिव में, और अगर मान लो ग्राफ ऐसा आ जाए आई वी कर दे तब वैल्यू 1 अपॉन आर आ जाएगी, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, वी अपॉन आई की जगह आई अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। तब वहां पर आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई ने, अब यहाँ पर 1 अपॉन आर इज इक्वल टू आई अपॉन वी हो गया, ये ध्यान रखना है, उल्टा करके दे सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके डेरिवेशंस। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी जो हमने आपके लिए बनाई है वो भी देख सकते हैं। नासी एकेडमी कैराना 9760335590, जिस बच्चों को पीडीएफ चाहिए दोनों इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप गॉस की थ्योरम कर सकते हैं, ठीक है ना, गॉस थ्योरम, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद में जो है आप देख सकते हैं जनरेटर, एसी जनरेटर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहां से नोट कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ टॉपिक बताए कि आप पेपर में कौन कौन से टॉपिक कर सकते हैं। ड्रॉ गैलोमीटर का डायग्राम, ठीक है ना, उसको प्रूफ करने के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो है ये आपको देखने से पता चल गया होगा, पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है यहाँ पर, ठीक है ना, आपका हाफ रेक्टिफायर फुल रेक्टिफायर, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, दोनों फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेंस फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला या रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में हाइजीन्स प्रिंसिपल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एलसीआर सर्किट करना है आपको पेपर में, ठीक है ना, तैयारी करने के लिए। उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है आपको, रिलैक्सेशन टाइम जो भी बताया मैंने, करंट डेंसिटी अभी बता दिया आपको मैंने, यहाँ पर कंडक्टिविटी अभी बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर मेटल्स वायर की कंडक्टिविटी क्या होती है, बायो सेवर्ट का लॉ अभी बता दिया, एम्पेयर सर्कुटल लॉ अभी बता दिया मैंने आपको टॉपिक, ठीक है ना। डिफाइन करंट बता दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ वायर ये भी बता दिया है, ठीक है ना, किन चीजों पर डिपेंड करती है। उसके बाद में जो है डिफाइन द कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ वायर एसआई यूनिट, ठीक है ना, ये कर सकते हैं आप। सोलेनोइड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके अलावा जो है आप जो टॉपिक यहाँ पर आपको एग्जाम में करने हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस वाला करेंगे, ठीक है ना। डिफाइन रूट मीन स्क्वायर करंट, यानी कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन की जो इक्वेशन है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, ये करेंगे। लास्ट के 4 मैंने शुरू के 4 क्वेश्चन लिए हैं और लास्ट के 4 मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये पहला अभी आ जाएगा और जो लास्ट के 4 चैप्टर है ना उसकी मैराथन वीडियो कल पेपर से पहले ही रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना, पेपर से पहले मॉर्निंग में, ठीक है, मैं लाइव आऊंगा वहां पर। उसके बाद में व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जरूर करना है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला 100% करना है, ठीक है ना। उसके बाद में ऑप्टिकल रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है, रे डायग्राम बनाना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है ना, बोर्स थ्योरी
ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बोर्स का मॉडल बेसिकली यहाँ पर पूछ लेगा आपसे। देन उसके बाद में इसको ये देखो, ये ना बस इतना ध्यान रखना, ये हाउ डज ए चार्ज फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर ये ग्राफ भी बना के आप आ जाएगा ना, वन मार्क्स मिल जाएगा आपको, 1 मार्क्स कंफर्म फ्रॉम दिस डायग्राम, बना के आ जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिख के बना के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएगा पूरा एक कंफर्म 100 के 100% इस डायग्राम में, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से चलती है, इनकी स्पीड सेम टू सेम लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द वेरिएशन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये न्यूक्लियस वाले चैप्टर से है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन यानी कि न्यूक्लियस का, एक बड़े न्यूक्लियस का दो छोटे हाफ में टूट जाना, दो छोटे हिस्सों में टूट जाना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, उसका आ गया है, ठीक है ना। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इन दिस ग्राफ, इंडिकेट the regions in which the nuclear force is attractive to the repulsive, write 2 characteristic feature of the nuclear force, यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स बताना आपको कितना लगेगा, ये भी सेम चैप्टर से लिए गए हैं। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम रिफ्लेक्टिंग टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के जो है ना यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने आपको, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिएगा आप, ठीक है। एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा सा आप इनको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आप सभी न्यूमेरिकल्स को जो है ना थोड़ा सा क्या करना है आपको, सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके देख लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन हम भी डाल देंगे आपको, ठीक है। जिन बच्चों को सॉल्यूशन चाहिए तो डायरेक्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, ठीक है। उसके बाद में 9, क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। ये आई होप आपने ले लिए होंगे किरचॉफ लॉ के, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं। फिर ये यहाँ पर हमने एक पेपर बनाया हुआ है, तो आप इस पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमने पेपर बनाया हुआ है, ठीक है, आप इस पेपर को भी देख सकते हैं। 100% सक्सेस डेफिनेशन यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है, ठीक है ना, जो हमने एक तरीके से असाइनमेंट पेपर बोलते हैं वो बनाया हुआ है। जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन है, प्रिंसिपल कैपेसिटर की डेफिनेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, किरचॉफ लॉ दोनों की डेफिनेशन, बाय सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। उसके अलावा एम्पियर क्रिस्टल लॉ, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ एन 1 एम्पियर, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर कैसे किया जाता है, फैराडेज लॉ, ठीक है ना, फैराडे के दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट और सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल किस पे काम करता है, जनरेटर का प्रिंसिपल किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करता है, ये प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है ना, वेव फ्रंट रे, हाइजीन प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, आप इन सारे डेफिनेशंस को नोट करते चले जाइएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, कंडीशन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद में सस्टेन इंटरफेरेंस क्या है, कंडीशन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। उसके बाद में आगे डेफिनेशंस हैं, ये सारी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, ठीक है ना। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन 1/2 mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस W0, ठीक है ना। उसके बाद में मैटर वेव्स, डी ब्रोगली वेव्स की इक्वेशन है और उसकी थ्योरी भी है। उसके बाद में पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेट अप्रोच हो गया, मास डिफेक्ट हो गया, ठीक है ना, मास डिफेक्ट की डेफिनेशन हो गई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हर साल आती है एक नंबर में, आयनाइजेशन एनर्जी, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना, डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर। तो सारी आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सबका, साथ साथ वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके, ठीक है ना, इनको आपको याद करना है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड ग्राफ्स जो पेपर में आ सकते हैं, तो इन ग्राफ्स के आप जो है पिक्चर ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। आप देख के समझ जाइएगा कि कौन सा ग्राफ किस चीज का है, ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, इन चीजों के ग्राफ है। थोड़ा सा इधर भी देख लीजिएगा। और ये मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, सोर्स ऑफ वेव हो गया, ठीक है ना,
ये हो सकता है ग्राफ थोड़ा बहुत जो है इसमें फट गए हो, लेकिन आप मेरे से पीडीएफ ले लीजिएगा, मैं पीडीएफ में उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक्सरे, गामा रेस क्या होती है, माइक्रोवेव्स क्या होती है, इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के जो है यहाँ पर एक तरीके से क्या दे रखे आपको, पूरा कंप्लीटली इस फॉर्मेट में दे रखा है, ताकि आप शॉर्ट में एकदम से आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसका माइंड में बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो है अगले चैप्टर, ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स में से, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोप का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में एटम्स वाला चैप्टर देखो, यहाँ पर पूरा एटम्स का चैप्टर है, पूरा उसका ग्राफ आ गया एटम्स का, ठीक है ना। बोर्स मॉडल वाला आ गया, बोर्स मॉडल पूरा पोस्टुलेट करा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियाई वाले चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है उसके। एंड देन उसके पीएन जंक्शन वाले में ये दो डायग्राम, ये पहले ही क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फिजिक्स पेपर, ठीक है ना। आई होप जो बच्चे हमारे वीडियो से पढ़े हैं, अगर आप बिल्कुल दिल से ईमानदारी से ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ में कल मॉर्निंग में हम जो है 7 बजे लाइव आएंगे, तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि सभी उस लाइव वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। साथ साथ में हमारे चैनल बिल्कुल नया है, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।